नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले की 955.40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपोभूमि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म भूमि और हस्तशिल्प, कृषि तथा संस्कृति की समृद्ध विरासत वाला जनपद है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण इसकी पहचान प्रभावित हुई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले आजमगढ़ विकास के कई महत्वपूर्ण आयामों से वंचित था। न यहाँ विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, न एयरपोर्ट की बेहतर सुविधा और न ही स्थानीय कला एवं शिल्प की उचित मंच मिल पा रहा था। आज डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आजमगढ़ की साड़ी, मुबारकपुर की ब्लैक पाटरी, हरिहरपुर की संगीत परंपरा और किसानों कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा और एनडीए सरकार बनने के बाद स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिला है, जिससे कारीगरों और व्यापारियों की आय में वृद्धि हुई है। सरकार बिना भेदभाव के गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हर गरीब को आवास, शौचालय, बिजली और सुरक्षा उपलब्ध कराने का अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को अपनी गौरवशाली विरासत और राष्ट्र नायकों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नया भारत गुलामी के प्रतीकों को स्वीकार नहीं करेगा और देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दलों ने वर्षों तक प्रदेश पर शासन किया, वे विकास, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित कार्य नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा भारत आज विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता से विकास की गति को बनाए रखने के लिए डबल इंजन की सरकार का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ को शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, संस्कृति और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य लगातार जारी रहेगा। आजमगढ़ में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, पुलिस से मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में हैं। उक्त बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी है, गांव की बहन सबकी बहन है। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते थे, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि आप लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते हो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने आजमगढ़ शहर के मध्य में स्थित पुरानी जेल की 12 एकड़ जमीन पर आजमगढ़ विकास प्रकरण के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर और पार्क और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, रामसूरत राजभर, विक्रांत सिंह रेशू, पूर्व सांसद व भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, पूर्व सांसद संतोष सिंह, नीलम सोनकर, संगीता आजाद, पूर्व विधायक बन्ना सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय राय, आजमगढ़ के भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह,
लालगंज के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य सहित मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, डीएफओ आकांक्षा जैन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन आदि की मौजूदगी रही। क्या कुछ कहना योगी आदित्यनाथ सीएम का, सुनिए। सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़ जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सबकी भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था, और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे, और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी, तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था। नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली है, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जो काम कभी नहीं हो पाया। याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांता को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था
विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बढ़ने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया। और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया। और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। हम वही गलती बार बार करते रहे जिस गलती का प्रमार्जन 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने किया था। उसके बाद की पीढ़ी उनसे प्रेरणा नहीं ले पाई। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई आयोजन नहीं, आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, काशी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि काशी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है, और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब तक अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम करना। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इतने धैर्य के साथ इस आंधी तूफान में भी बैठे रहे, क्योंकि मुझे एक बार लगा जब बहुत तेज आंधी तूफान आई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम मंच के लोग ही बैठे रहे और सामने वाले भाग गए। लेकिन आपने धैर्य से काम दिया कि सेना अडिग है तो सेनापति भी मजबूती के साथ लड़ेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। आजमगढ़ वासियों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बंधु बांधवों को, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्रशासन से इस बारे में जरूर कहूंगा कि आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमें पुरानी जो जेल है उस जेल को एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर या किसी अच्छे केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना आगे देनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ सदर और मुबारकपुर विधानसभा की 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आजमगढ़ शहर के मध्य स्थित पुरानी जेल की 12 एकड़ जमीन पर आजमगढ़ विकास प्रकरण के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर, पार्क और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से जनपद वासियों में हर्ष की लहर है, क्योंकि करीब 10 वर्षों से जनपदवासी पुराने जेल की खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने की मांग करते रहे हैं। क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ सीएम का, सुनिए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब इतने धैर्य के साथ इस आंधी तूफान में भी बैठे रहे,
क्योंकि मुझे एक बार लगा जब बहुत तेज आंधी तूफान आई तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हम मंच के लोग ही बैठे रहे और सामने वाले भाग जाए, लेकिन आपने धैर्य से काम लिया कि सेना अडिग है तो सेनापति भी मजबूती के साथ लड़ेगा, मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। आजमगढ़ वासियों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बंधु बांधवों को, सभी नागरिकों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रशासन से इस बारे में जरूर कहूंगा कि आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमें पुरानी जो जेल है उस जेल को एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर या किसी अच्छे केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना आगे देनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय जय श्री राम। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आजमगढ़ के पुराने जिला जेल की खाली पड़ी लगभग 12 एकड़ भूमि के उपयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने आजमगढ़ को पूर्वांचल का एक ऐतिहासिक जिला बताया जिसकी आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए अन्य लोगों का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ के लोगों और यहाँ के विकास से हमेशा गहरा जुड़ाव रहा है, जिसके तहत क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हजारों करोड़ों की परियोजनाएं दी गई हैं। मंत्री ने बताया कि आजमगढ़ नगरपालिका के पास स्थित पुराने जेल की जो जमीन लगभग 12 एकड़ से अधिक अब खाली पड़ी है वह शहर के बीचों बीच स्थित है। जेल की दूसरी जगह मंडली कारागार इटौरा स्थानांतरित हो जाने के कारण इस कीमती जमीन पर भूमाफियाओं या अन्य तत्वों द्वारा अवैध कब्जा होने की संभावना बनी रहती है। आजमगढ़ के वासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया की मांग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शहर में कोई अच्छा पार्क नहीं है, इसलिए उन्होंने मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस खाली भूमि पर एक भव्य पार्क, म्यूजियम या कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाए जिससे आजमगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल सके। कारागार मंत्री ने बताया कि आजमगढ़ के विकास के लिए एक ही जगह पर कई प्रकार की सुविधाएं विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय जनता की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए यहां एक अच्छा पार्क, म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कई अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां भी यहां शुरू की जा सकेंगी। मंत्री जी ने बताया कि उनके विशेष अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से एक व्यापक और उचित प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जमीन पहले से उपलब्ध है जिससे काम शुरू होने में आसानी होगी। हालांकि प्रोजेक्ट की कुछ लागत और निश्चित समय सीमा अभी तय नहीं हुई है क्योंकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पर बहुत जल्द काम शुरू होने की उम्मीद भी है। दारा सिंह चौहान ने पूरा भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी कार्यकाल के दौरान न सिर्फ इस परियोजना का शिलान्यास होगा बल्कि यह बनकर तैयार भी हो जाएगी और इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। मंत्री जी ने विश्वास जताया कि इस बहुउद्देशीय परियोजना के धरातल पर उतरने से आजमगढ़ के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। क्या कुछ कहना है दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री का, सुनिए। आजमगढ़ की जो पुरानी जेल है उसके लिए कुछ जीर्णोद्धार के लिए बोला है, क्या है आप लोगों का प्रोजेक्ट, क्या है और कब तक उस पर अमलीजामा बनाया जाएगा? देखिए, आजमगढ़ जिला पूर्वांचल का ऐतिहासिक जिला है जो आज़ादी के लड़ाई में जिस जनपद का अग्रणी भूमिका रही है। आपने देखा आजमगढ़ वह धरती है जहाँ पे वीर कुंवर सिंह जब आए तमाम अताताइयों से मुकाबला करते हुए, तो आपने देखा कि अनजान शहीद एक प्लेस है जिसका नाम अनजान शहीद, जहाँ बहुत ऐसे अनेकों लोग जिन नाम पता नहीं जो शहीद हुए हैं। वहाँ पे गोगा साहब वहाँ के रहने वाले जिन्होंने उनके स्वागत में कुएं में चीनी डलवा दी थी शरबत पिलाने के लिए, वो ऐतिहासिक धरती है। और हमारे इस प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनका आजमगढ़ के लोगों से बहुत लगाव रहा है। केवल मुख्यमंत्री बनने पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले भी आपने देखा होगा, जब भी आजमगढ़ के लोगों के ऊपर इस तरीके के कोई
अगर उनके वो सम्मान पे ठेस पहुंचाने का अगर किसी ने कुत्सित प्रयास किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब सांसद थे, हमेशा आजमगढ़ के लोगों के साथ खड़े रहे और आज आजमगढ़ के साथ ही केवल नहीं खड़े बल्कि विकास के साथ खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस जनपद के चतुर्दिक विकास के लिए रोडों का जाल बिछाने की उनकी जो योजना आज भी हजारों करोड़ की परियोजना केवल महज 2 विधानसभा में दिया है। मैंने महाराज जी से एक अपील किया, चूँकि आजमगढ़ के नगर पालिका के बगल में जो हमारी जेल की ज़मीन थी, जो तो वह जेल स्थानांतरित हो गई चंडेसर के पास, बड़ी जेल बन गई। यहाँ पे लगभग 12 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन एकदम आजमगढ़ के हर्ट पे पड़ी हुई है और आजमगढ़ के वासी आज से नहीं बहुत दिनों से, जब मुझे लगता मैं पहली बार सांसद बना था, चूँकि यहीं मैं पला बढ़ा हूँ, यहीं छात्र राजनीति में रहा हूँ, तो लोगों की अपेक्षाएं भी रहती हैं। सरकार में बनने के बाद और भी तो कई बार लोगों ने कहा, हर यहाँ के प्रेस के लोगों ने भी, यहाँ के सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने भी, कि यहाँ पे कुछ पार्क बनना चाहिए। कोई अच्छा पार्क नहीं है और जिस तरीके की महत्वपूर्ण ज़मीन है इस पे कभी भी किसी ऐसे लोगों का कब्जा हो सकता है। तब ये बात मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले भी डाल चुका था। आज मंच के माध्यम से भी मैंने अपने स्पीच में इस बात को कहा कि महाराज जी आपने आजमगढ़ के विकास के साथ हमेशा साथ खड़े रहे हैं, तो आजमगढ़ के लोगों का बहुत भरोसा आप पे है। तो आजमगढ़ के जो हट पे 12 एकड़ से ज़्यादा जो जेल की कारागार की ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर हमारे पास कोई पार्क नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं हमारे पास है, कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं है। तो मल्टीपर्पज़ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनने की गुंजाइश है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खासकर मेरे अनुरोध को माना और उन्होंने मंच से ही अपने स्पीच में ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि समुचित जो भी उसकी योजना है बना करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ये देश के वाहिद अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं भरोसे के साथ उसको करने में उनका भरोसा रहता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के लोगों के सामने इस बात को रखा है, तो मुझे ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ वासियों को भी पूरा भरोसा हो गया है कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात निर्देश दिया अधिकारियों को, उसका प्रस्ताव बना के मेरे सामने रखा जाए। ज़मीन उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हो सकता है ये सुअवसर आजमगढ़ के लोगों को मिले, जहां दशकों से जो मांग हो रही थी एक अच्छे पार्क की, एक अच्छे म्यूजियम की, एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर की और भी एक्टिविटीज़ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। इस पर मैं जिलाधिकारी से बात करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होना है, तो सारा कुछ बन के मुझे लगता है जल्दी ये तैयार हो जाएगा। तो आजमगढ़ के विकास में 4 चांद लग जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी करेंगे, जल्द लग रहा है। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री ने इस बात को निर्देश दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री के रहते ही इसका शिलान्यास भी होगा। हम लोग माने कि इसी सरकार में ये शिलान्यास भी हो जाएगा, लोकार्पण भी हो जाएगा। निश्चित रूप से योगी जी के मुख्यमंत्री रहते ही ये शिलान्यास होगा और मुझे लगता है उनके सामने ही बन के तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है, कितने का, मतलब कुछ अभी तक आप लोग एप्रॉक्स कुछ बनाए? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है यहाँ के जिलाधिकारी को, संबंधित अधिकारियों को भी, इसका व्यापक जो है रिपोर्ट बना करके, व्यापक प्रस्ताव बना करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर अलग अलग चीज़ें उसमें जब योजना बनेगी तो निश्चित रूप से वो निकल के आएगा कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन जो भी होगा, चाहे पैसा जो भी हो लग जाए, लेकिन मुझे विश्वास है खूबसूरत होगा और अच्छा होगा, आजमगढ़ के हित के लिए होगा। तुम लोग कब तक माने, हफ्ते महीने, मतलब कितने दिन में? अब इसको समयबद्ध तो नहीं बता सकता कि कोई टाइम बाउंड है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर इस बात को रखा है तो मुझे लगता है शीघ्र जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और सरकार की सेवा भावना ने
भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने जन धन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, उज्ज्वला, जन जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तथा डीबीटी के जरिए लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश में वंदे भारत ट्रेनों, अमृत भारत स्टेशन योजना, भारत नेट और सौभाग्य योजना जैसी परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। अनिल राजभर ने कहा कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और G20 की सफल अध्यक्षता, योग दिवस तथा वैक्सीन मैत्री जैसे प्रयासों से देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर तथा पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री का मीडिया से बातचीत में, सुनिए। आज 12 साल जो बेमिसाल और भारत की विकास का जो स्वर्ण काल है, आज उस पर चर्चा करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मैंने देखिए पहले भी कहा है कि इस 12 साल में जो गरीब का कल्याण हुआ है, नौजवानों के जीवन में उम्मीद का एक चिराग रोशन करने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने जो किया है, आज जो किसानों की आमदनी बढ़ रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो ऐतिहासिक काम श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने और श्रद्धेय मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में उनके फैसलों का अनुसरण करते हुए देश में जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश स्तर पर चल रही है, उन लोगों ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। आप सब लोग जानते हैं, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तब दुनिया में आर्थिक रूप से भारत 12वें नंबर पर था। आज हम चौथे नंबर पर हैं। ये बात बहुत कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं है, अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि आज कितना तेजी से भारत का विकास आगे हो रहा है। हमने जापान को पीछे छोड़ा। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमें गुलाम बनाकर रखा, हमने उन्हें भी पीछे छोड़ा और 29 तक निश्चित तौर पर दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत। इस लक्ष्य के साथ आज श्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है। 2014 में शपथ लेते ही आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब का कल्याण, नौजवान, हमारी युवा शक्ति, हमारा अन्नदाता किसान और हमारी मातृशक्ति रहेगी। और इन चारों बातों को आज जमीन पर उतारने का काम किया है। आज गरीब कल्याण की हमारी जो योजनाएं हैं, उसके जो परिणाम हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम आज देश के अंदर हुआ है। आज देश के अंदर जो बेरोजगारी दर है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे न्यूनतम स्तर पर है, सबसे बेहतर स्तर पर है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार की नज़र में युवाओं
कि कितनी बड़ी प्राथमिकता है। के कार्यकाल में कि महंगाई कई गुना बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, आम आदमी जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, इतनी महंगाई है। देखिए, सबसे बाद में डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ाने वाले देश का नाम है भारत। तो चुनाव तो कारण पूरे निकाल रहा ना। पूरे यूरोप ने कब दाम बढ़ा दिया और कितना दाम बढ़ा दिया? आज चुनाव नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे कम दाम बढ़ाने वाले देश का नाम भी भारत है। सबसे बाद में दाम बढ़े और सबसे कम दाम बढ़े। राहुल गांधी तो एक बात कह रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद बढ़ेगा ना। पूरा जवाब आ जाने दें। सबसे कम दाम बढ़े और सबसे बाद में दाम बढ़े। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम जो ईंधन की आपूर्ति करते हैं, जनता के सेवा में हम जो ईंधन की व्यवस्था करते हैं देश के लिए, हम अपने ज़रूरत का ईंधन 80% से ज़्यादा हम बाहर से आयात करते हैं। डीजल पेट्रोल कितना भारत में पैदा होता है आप सब लोग जानते हैं, गैस कितना पैदा होता है आप सब लोग जानते हैं, दुनिया में क्या परिस्थिति है आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन एक जो नई परिपाटी की शुरुआत राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर रहे हैं कि देश के ऊपर चाहे कितनों बड़ी विपत्ति आफत आ जाए, देश के सामने चाहे कितनों बड़ी चुनौती आ जाए, हमें देश के साथ नहीं खड़ा होना, हमें देश के खिलाफ है काम करना। आज प्रतिपक्ष सिर्फ मोदी जी का विरोध करता है और मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लगता है, इसका भी अंदाजा प्रतिपक्ष को नहीं लगता। आज 12 साल में हमको लगता है टोटल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, नहीं दिया है। देखिए, हम एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि चूंकि आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बात बहुत ज़मीन तक जाती है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझना नहीं हो सकता। सरकारी सभी नौकरियों पर अगर सभी पद को हम आच्छादित कर दें तो आप बताइए क्या बेरोजगार सभी बेरोजगारों को हम रोजगार दे लेंगे? नहीं दे सकते। अब सरकारी नौकरियों के आंकड़े देखिए देश के अंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रखें तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में मात्र 39,000 सरकारी नौकरी उस समय की सरकार ने दिया 5 साल में, और 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश यादव जी की सरकार चली उसने 1,38,000 सिर्फ सरकारी नौकरी दिया। लेकिन योगी जी की सरकार ने 2017 से लेकर अब तक 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। हमने 16 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया, 36 लाख से ज़्यादा नौजवानों का हमने कैरियर काउंसलिंग किया है, हमने 15,000 से ज़्यादा बेरोजगारों को दुनिया के बाहर भी हमने अवसर दिया है, मौका दिया है। आज उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी अभियान हम चला रहे हैं और नौजवानों को उद्योगपति बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो जो स्वरोजगार से जुड़े आंकड़े हैं, मेरा बहुत सम्मान के साथ आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ज़मीन तक इस बात को भी जाना चाहिए। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के पास शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ जब सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार अर्टिगा कार जा टकरा। इस हादसे में कार पर बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हार्ट सेंटर रेफर भेज दिया गया है। ट्रेलर से टक्कर के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही कार में बैठे लोग गाड़ी में फंस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहाँ डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक घायल अजमल आलम को केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया है। झारखंड के पलामू जिले के मोदिनी नगर डाल्टनगंज क्षेत्र के मोहनिया गांव के रहने वाले 5 लोग अर्टिगा कार से अम्बेडकर नगर स्थित किचौछा दरगाह गए थे। सभी यहां से कार में सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान कार उनकी नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन में सवार सभी लोग अंदर फंस गए।
राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने हाजी अब्दुल रज़ाक उम्र 59 वर्ष, अरबाज खान उम्र 22 वर्ष, सौराब उम्र 55 वर्ष और मोहम्मद कैब उम्र 57 वर्ष को मृत घोषित कर दिया है। क्या कुछ कहना है पूरी घटना को लेकर भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। 12/6/2026 को रात्रि करीब 11:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवगांव अंतर्गत एक आर्टिगा गाड़ी जो कि झारखंड नंबर प्लेट की थी और एक बड़े ट्रेलर में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हैं। मौके पर थाना देवगांव की पुलिस के द्वारा पहुंचकर तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि एक आर्टिगा गाड़ी जो कि झारखंड नंबर प्लेट की थी, वो उसमें जो सवार 5 व्यक्ति थे वो किछोछा शरीफ से दर्शन करके वापस झारखंड जा रहे थे, जो कि थाना देवगांव के कंजहित बॉर्डर स्थित पुलिस टावर के पास एक ट्रेलर से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे और एक व्यक्ति को चोट और आई थी, जिसमें इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का अभी इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को थाने पर ले आए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में 70 वर्षीय वृद्ध भुआल चौहान की निर्मम हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में वांछित आरोपी अभय चौहान उर्फ मत्तू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, अवैध तमंचा, कारतूस, खून से सनी कपड़े और घटना में प्रयुक्त अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 10 या 11 जून की रात भुआल चौहान अपने घर के बाहर पशुशाला के पास बने कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र कर्मराज चौहान की तहरीर पर कोतवाली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में गठित पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में 12 जून की रात सूचना मिली कि हत्याकांड में शामिल आरोपी अभय चौहान उर्फ मत्तू अवैध असलहे के साथ मोटरसाइकिल से बंसी बाजार उकरौड़ा मार्ग होते हुए एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने लगा। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस के आत्मसमर्पण के निर्देश के बावजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले उसकी मां के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर वह भुआल चौहान से रंजिश रखता था। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते उसने सोते समय चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 चाकू, खून सना गमछा और खून से सनी टी-शर्ट भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट तथा अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। थाना कोतवाली का क्या मामला है सर? दिनांक 11 जून 2026 को थाना कोतवाली अंतर्गत बलरामपुर चौकी के शेखपुरा गांव में पुलिस टीम को एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया व अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था। श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 12 जून 2026 को उक्त घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ उकरौड़ा क्षेत्र में हुई है। उक्त अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू व एक बाइक बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त को वास्ते प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय भेजा गया है। प्राथमिक विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त की माता व मृतक के बीच में पुरानी रंजिश थी। इसी बात को लेकर के अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है। मुठभेड़ व हत्या की घटना से संबंधित अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से की जा रही है।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।